नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल डे यूट्यूब चैनल पे। अब हम लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर में एंटर कर लिया है। पिछले क्लास में ही 5 क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग फोर्थ सेमेस्टर। अब इसी सेमेस्टर के सारे क्वेश्चन इस लेक्चर से करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा लॉजिक गेट से है। इससे चैप्टर से है भाई, लॉजिक गेट से है। अब देखिए आपके सामने दे दिया हुआ है सिंबल गेट का और पूछ लिया है कि कौन सा गेट है, कौन सा गेट का सिंबल है। देखो, तीन आपके बेसिक गेट होते हैं जिनका फिगर आपको याद रखना एकदम जरूरी है। ये होता है आपका एंड गेट, ठीक है। ये होता है आपका एंड गेट। फिर ये होता है आपका आर गेट। ये है आपका और गेट, ठीक है। और ये होता है आपका नॉट गेट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग एंड गेट, इसको कहते हैं और गेट, और ये होता है हमारा नॉट गेट, ठीक है जी। ये इसके दो इनपुट हो गए ए बी, और इसका एक आउटपुट हो गया वाई। ये इसका इनपुट हो गया ए बी, इसका आउटपुट हो गया वाई, ठीक है। इसका इनपुट हो गया केवल एक और इसका एक आउटपुट हो गया वाई। इसका आउटपुट क्या आता है? वाई इक्वल टू ए बार। इसका आउटपुट आर गेट का आउटपुट क्या आता है? वाई इक्वल टू ए प्लस बी आता है। और एंड गेट का आउटपुट क्या आता है? वाई इक्वल टू ए डॉट बी आता है, ठीक है। तो ये तीन बेसिक गेट हैं। इन तीनों बेसिक गेट को याद रखना एकदम जरूरी है आपके लिए, तभी जाके आप लॉजिक गेट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये बात तो क्लियर हो गई। अब चलिए थोड़ा सा एक और कलाकारी करते हैं इन तीनों गेटों में, ठीक है। कलाकारी क्या करना है सर? कलाकारी बस ये करना है कि ये आपको एक बबल्स दिख रहा होगा। ये आपको एक इतना छोटा सा गोला दिख रहा होगा जिसको हमने बबल कहा। यही बबल यदि आके यहाँ पे लग जाए तो क्या होगा? यदि यही बबल मैं यहाँ से उठाऊं और यहाँ पे लगा दूं, तो अब ये जो गेट है ना हमारा, अब ये जो गेट है, ये गेट अब एंड गेट नहीं रहा। अब ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा नैंड गेट। क्या बन जाएगा? नैंड गेट, ठीक है। यदि मैं इसी बबल को फिर से उठा के यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया ऐसे ऐसे। अरे एक मिनट, हाँ, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ बन जा रहा है ये। और ये हम बन गया हमारा क्या? ये बन गया हमारा नॉर गेट। क्या बन गया भाई? ये बन गया हमारा नॉर गेट, ठीक है। तो ये इस केवल बबल का कमाल है। ये बबल क्या कर रहा है? ये नॉट गेट को दर्शा रहा है। नॉट गेट इसमें ऐड हो जा रहा है, बस ये चीज दर्शा रहा है, ठीक है। और देखिए, क्या ऐसा ही सेम ऐसा ही फिगर आपको यहाँ पे भी दिख रहा है क्या? सेम यही चीज यहाँ पे भी आपको दिख रहा है क्या? ये है तो सर एंड गेट ही, लेकिन इसके आगे क्या लगाया है सर? बबल लगाया है। बबल लगाया है, इसका मतलब क्या है कि ये नैंड गेट हो जाएगा। कौन सा गेट हो जाएगा भाई? नैंड गेट हो जाएगा। तो टू इनपुट नैंड गेट, यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम राइट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक निष्क्रिय घटक आपसे पूछा है क्वेश्चन में। निष्क्रिय घटक कौन से होते हैं भाई? हमने आपको बताया था कि ऐसे एलिमेंट जिनमें एनर्जी सोर्स नहीं होते हैं, जिनमें एनर्जी सोर्स नहीं होते, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट थे हमारे? तीन एलिमेंट बताए थे सर आपने। कौन कौन से? एक आपने बताया था रेजिस्टेंस, एक आपने बताया था इंडक्टर, और एक आपने बताया था कैपेसिटर। ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जिसका खुद का कोई एनर्जी सोर्स नहीं होता। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? ये तीनों के तीनों हमारे पैसिव एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है सर। चलिए देखिए, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन में है। कैपेसिटर दिया हुआ, तो कैपेसिटर यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? पैसिव एलिमेंट बन जाएगा। डाय क्या है सर? ये भी आपका एक्टिव एलिमेंट है। डायोड भी एक्टिव एलिमेंट है, ट्रांजिस्टर भी एक्टिव एलिमेंट है। ये सभी के सभी क्या है? सभी के सभी ये एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। चलो तो फिर आगे बढ़े, देखते हैं आगे। डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? आपके सामने डिवाइस दे दिया हुआ है, इसका सिंबल दे दिया हुआ है। डिवाइस नहीं दिया है, सिंबल दे दिया है, इसका नाम पूछा है, उस डिवाइस का नाम पूछा है, ठीक है। देखिए जहां पे याद रखिए एक पॉइंट, कि जहां दो डायोड एक दूसरे के
एक दूसरे के एंटी पैरेलल जुड़े हों वो वह सर्किट, ऐसे लिख लो, वह सर्किट डायग की होती है। किसकी होती है भाई? डायग की होती है। देखो यहाँ पे दो डायोड दिख रहे हैं क्या? ये जो छोटा सा सिंबल बनाया है ना, ये कैसे बनाया है? ये कुछ इस तरीके से बनाया है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये ऊपर एक डायोड बना, ठीक है, और ऊपर ऐसे बना दिया, फिर ऊपर से एक डायोड ऐसे नीचे की तरफ बना दिया। दोनों एंटी पैरेलल है, एक नीचे से है एक ऊपर से, तो दोनों एक दूसरे के उल्टा हो गया, तो हमने बोल दिया एंटी। फिर एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े हैं तो एंटी पैरेलल, ठीक है। तो इस तरीके से जहां पे भी आपको जुड़ा हुआ दिख जाएगा दो डायोड, तो वहां पे तुरंत आप डायग कर दोगे। आप कहेंगे कि सर ट्रैक भी तो ऐसे ही जुड़ा रहता है। जी हाँ, बिल्कुल ट्रैक ऐसे ही जुड़ा रहता है। ट्रैक की संरचना में बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो हमारा डायोड है, ये डायोड एंटी पैरेलल ही तो जुड़ते हैं, लेकिन बस संरचना थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है। कैसे? अब यहाँ पे एक हम लोग क्या लगा देते हैं, एक हमारा लग जाता है गेट सर्किट। क्या लग जाता है भाई? एक हमारा लग जाता है गेट सर्किट अलग से, ठीक है। ये एक लग गया आपका गेट, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। गेट 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 कैसे लगाएं? और गेट लगता कहाँ पे है? गेट लगता हमेशा एससीआर के साथ है, तो एक हमारा इसमें डायोड रहेगा और एक हमारा इसमें एससीआर रहेगा, ठीक है। एक इसमें हमारा डायोड रहेगा और एक हमारा एससीआर रहेगा, तो ये बन जाता है हमारा ट्रायड। बाकी यहाँ पे कौन सा सर्किट दिया हुआ है? डायग की सर्किट दिया हुआ है। एससीआर तो आप सभी को पता होगा। एससीआर कौन, एससीआर का सिंबल कैसा होता है? इसका भी सिंबल यहाँ पे बना ही लो, इसका भी सिंबल आप यहाँ यहीं पे बना लो, ठीक है। ये हो गया आपका एससीआर, ठीक है। ये हो गया हमारा एनोड, ये हो गया हमारा कैथोड, ठीक है, और ये हो गया हमारा गेट। एससीआर में टोटल 3 टर्मिनल होते हैं। एक एससीआर और एक डायोड मिलके क्या बनाएंगे? ट्रायड बनाएंगे। दो डायक मिलके क्या बनाएंगे? दो डायक मिलके हमारा, सॉरी, दो डायोड मिलके डायक बनाएंगे। आईजीबीटी, आईजीबीटी में एक हमारा गेट टर्मिनल होता है, फिर एक बेस टर्मिनल होता है और एक एमिटर टर्मिनल होता है, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारा आईजीबीटी। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अब ये थोड़ा सा मैं एक टेबल आपके लिए लेके आया हूं। ये टेबल आपको याद रखना बेहद जरूरी है। बस इस टेबल को आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टेबल हो सकता है आप में से बहुत लोगों को नहीं दिख रहा होगा। चलिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। हाँ, अब आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, है ना? अब आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे का भी कर दूंगा ना। देखो ये क्या है इसमें, इसमें ये है आपका एस सी आर, ये है आपका एस सी आर, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका बीजेटी, बीजेटी, ठीक। ये आपका है मॉसफेट, ये है आपका मॉसफेट, ठीक है। और ये है आपका आईजीबीटी, आई जी बी टी, ठीक है। ये आपके तीनों, तीन नहीं चार, ये आपके चारों ट्रांजिस्टर हो गए। ट्रांजिस्टर के हिसाब से हमने उसकी जो भी खासियत है उस खासियत को भी साथ में ले लिया था, ठीक है। आईजीबीटी का सिंबल ये होता है, ये गेट हो गया, ये एमिटर हो गया और ये कलेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये आप इतना स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। जो भी आपकी यहाँ पे विशेषताएं लिखी गई है, ये भी आपको याद कर लेना है कि ट्रिगर जैसे लैचिंग अथवा लीनियर, लैचिंग अथवा लीनियर, ठीक है। तो इसमें ट्रिगर कैसे क्या है? ट्रिगर अथवा लैचिंग युक्ति होती है, इसमें लीनियर ट्रिगर किया जाता है। एससीआर में या ट्रांजिस्टर में ट्रिगरिंग कैसे कराई जाती है, ये चीज यहाँ पे बोला है। देखो सबसे पहले तो ये सिंबल लिया है, तो सिंबल में आपने देख लिया कि सिंबल सबका कैसा कैसा है, ये आपने पहले सिंबल देखा। देखो एससीआर का सिंबल ऐसा होता है, बीजेटी का सिंबल ये है, मॉसफेट का सिंबल ये है और वो है आईजीबीटी का सिंबल, ठीक।
फिर इसमें ट्रिगरिंग कैसे कराई जाएगी, तो ट्रिगरिंग कराने इसमें ट्रिगर या लैचिंग युक्ति यूज की जाती है। इसमें लिनियर ट्रिगरिंग यूज होता है, इसमें भी लिनियर ट्रिगरिंग और इसमें भी लिनियर ट्रिगरिंग होता है, ठीक है। फिर युक्ति में कैरियर के प्रकार मतलब कि कैसे इसमें धारा का प्रवाह होता है, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, इसमें बाइपोलर युक्ति के द्वारा होता है, इसमें बहुमत कैरियर युक्ति के द्वारा होता है, इसमें भी बहुमत युक्ति कैरियर के द्वारा धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। गेट अथवा आधार का कंट्रोल, जो यहाँ पे गेट सर्किट है उस गेट सर्किट का कंट्रोल क्या होता है, एक बार टर्न ऑन करके गेट के कंट्रोल न करना, ठीक है। आधार पूरी तरह से कंट्रोल करता है, यहाँ पे जो बीजेटी है बीजेटी में आधार पूरी तरह से कंट्रोल करता है पूरे सर्किट को, ठीक है। गेट पूरी तरह से कंट्रोल करता है मॉसफेट में जो गेट का चैनल होता है, गेट चैनल पूरी तरह से कंट्रोल करता है। फिर यहाँ पे गेट पूरी तरह से कंट्रोल करता है आईजीबीटी में भी, ठीक है। जबकि एससीआर में एक बार जब गेट ट्रिगर हो जाता है, गेट से एक बार कंट्रोल कर दिया जाता है, ट्रिगरिंग कर दी जाती है, तो इसके बाद फिर कंट्रोल नहीं रहता सर्किट पे, एससीआर सर्किट में, ठीक है। फिर ऑन स्टेप ड्रॉप इसमें 2 वोल्ट से कम होता है, इसमें भी 2 वोल्ट से कम होता है, उसमें 4 से 6 वोल्ट होता है, उसमें 3.3 वोल्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे इसकी विशेषताएं इधर इस साइड में लिखा हुआ है, सारी विशेषताएं और इनका विवरण इधर दिया हुआ है, तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। बाकी अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर दे रहा हूं क्योंकि काफी लंबा था ना, ये टेबल काफी बड़ी थी। चलिए मैं ऊपर कर देता हूं, यहां तक हो जाएगा, यहां तक सबको दिख रहा होगा। इसमें देखिए गेट ड्राइव इसमें करंट द्वारा किया जाता है, इसमें भी करंट द्वारा किया जाता है, लेकिन मॉसफेट और आईजीबीटी में वोल्टेज द्वारा किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा एससीआर है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है, आईजीबीटी भी हमारा जो बीजेटी है ये भी करंट कंट्रोल डिवाइस है, लेकिन मॉसफेट और आईजीबीटी ये दोनों के दोनों वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इसमें फ्रीक्वेंसी देखिए, इसमें स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, इसमें 100 किलो हर्ट्ज होती है, इसमें 100 किलो हर्ट्ज और ये 20 किलो हर्ट्ज तक होती है आपकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चल इतना तो हो गया। अब मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूं, बाकी अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए कितने का, ठीक है। हाँ ये चीज आपसे देखो, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि एससीआर का अनुप्रयोग कहाँ पे होता है, तो एसी से डीसी कन्वर्टर, एसी वोल्टेज कंट्रोलर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है, ठीक है। डीसी से एसी कन्वर्टर, फिर इंडक्शन मोटर ड्राइव में यूपीएस और एसएमपीएस चॉपर में भी किया जाता है बीजेटी का, ठीक है। जो हमारा मॉसफेट है इसका यूज डीसी चॉपर कम पावर, फिर यूपीएस में, फिर ब्रशलेस डीसी मोटर ड्राइव में किया जाता है आपका आईजीबीटी का यूज, ठीक है। सॉरी मॉसफेट का यूज, आईजीबीटी का यूज कहाँ पे किया जाता है, डीसी से एसी कन्वर्टर में, फिर एसी मोटर ड्राइव में, यूपीएस चॉपर एसएमपीएस आदि में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लेके रख लीजिए, ताकि एक बार ये टेबल बन जाएगा ना तो कई सारे क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाएंगे, ठीक है। केवल इसी टेबल से ट्रांजिस्टर के बहुत क्वेश्चन को आप यहीं से केवल सॉल्व कर सकते हैं, केवल इतने ही टेबल से। ये टेबल मुझे काफी अच्छा लगा, काफी आपके लिए फायदेमंद लगा, इसलिए हमने इस टेबल को ले लिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। हेक्साडेसिमल में कितने वर्ण होते हैं भाई, हेक्साडेसिमल में आप लोग याद रखेंगे, हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं। कितने भाई, हेक्साडेसिमल में 16 वर्ण होते हैं, 16। ये कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके 9 तक होता है, ये टोटल 10 हो गए, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाता है आपका ए बी, ऐसे लिख लो 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 0 से लेके 9 तक, तो 0 से लेके 9 तक लिख देते हैं हम लोग। फिर 10 11 12 13 14 के लिए क्या लिखते हैं, तो 10 के लिए ए लिखा जाता है, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी ई एफ, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और कई बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि 12 के लिए हम लोग हेक्साडेसिमल के कौन से सॉरी वर्णमाला के कौन से अक्षर का यूज करते हैं, तो वर्णमाला के हम लोग सी अक्षर यूज करते हैं, ठीक है। फिर 13 के लिए, 14 के लिए, 15 के लिए अलग अलग ये पूछता रहता है एग्जाम में, तो ऐसे आप लोग इसको याद रखेंगे। ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल के लिए, ठीक है। फिर अब मैं पूछूं आपसे कि बाइनरी में कितने डिजिट, बाइनरी में कितने आपके वर्ण होते हैं बाइनरी में,
तो बाइनरी में केवल दो ही होते हैं, 0 और 1। ठीक है, बाइनरी में केवल कितने होते हैं, बाइनरी में केवल केवल दो होते हैं। ठीक है, और आपका ऑक्टल में कितने होते हैं भाई, ऑक्टल में 8 होते हैं। ऑक्टल में कितने वर्ड होते हैं, 8, 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक। ठीक है, ये तो हो गया आपका ऑक्टल का। फिर डेसिमल, डेसिमल का आप सभी को पता है कि 0 से लेके 9 तक होता है, 0 से लेके 9 तक ही होता है, 0 से लेके 9 तक टोटल 10 वर्ण होते हैं। ठीक है, टोटल 10 वर्ण होते हैं किसमें, आपके डेसिमल में, डेसिमल। अब कहोगे कि सर 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये भी तो होता है। अरे यार तो 11 किससे मिलके बना है, एक से ही तो मिलके बना है, एक एक कर देंगे तो ये हो गया 11। तो वो केवल आपके इसी 10 वर्ण से यूज करके आप कितनी भी बड़ी संख्या लिखते हो। ठीक है, इसलिए डेसिमल में केवल 10 ही डिजिट होते हैं, बाकी हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं, और आपके ऑक्टल में 8, बाइनरी में केवल और केवल 2। चलो आगे देखते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। बिना इनपुट का एसी सिग्नल आपका ऑसिलेटर। ऑसिलेटर एक ऐसा सर्किट है जो बिना इनपुट का आउटपुट देता है। तो यहाँ पे डी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, कौन सा उपकरण मापे हुए या परिलक्षित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। यस, ये जो वर्ड है ना, यही वर्ड डिफाइन कर दे रहा है कि क्या आंसर देना है। ठीक है, देखो एक सीआरओ एक आपकी ऐसी युक्ति होती है, सीआरओ जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप। ठीक है, ये ये करता क्या है, ये विजुअल डिस्प्ले कराता है, विजुअल डिस्प्ले कराता है किसका, किसका ये विजुअल डिस्प्ले कराता है, वोल्टेज और करंट के वेव फॉर्म्स का, वोल्टेज और करंट के वेव फॉर्म्स को विजुअली डिस्प्ले कराता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइनोसोडल वेव होता है करंट का, कुछ इस तरीके से होता है। ये कैसे पता चलता है कि ऐसे ही चलता है, ये आप सीधे सीधे देख सकते हैं सीआरओ में। सीआरओ में आप एसी सप्लाई दीजिए, एसी सप्लाई दे के उसके स्क्रीन पे, सीआरओ के स्क्रीन पे आप ऐसा वेव फॉर्म आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है हमारा सीआरओ। ठीक है, तो यहाँ पे सीआरओ एकदम राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देख लेते हैं कि एम्पलीफायर का नाम क्या है। आपके सामने ये एम्पलीफायर दे दिया है और इस एम्पलीफायर का नाम पूछ लिया है आपसे, तो बस इस एम्पलीफायर को याद करने का एक ट्रिक यही था। हमने आपको बताया था कि जिसके लास्ट में एक आपका ट्रांसफार्मर लगा हो, जिस एम्पलीफायर के लास्ट में एक आपका ट्रांसफार्मर लगा हो, और तो उसको हम लोग कह देते हैं क्लास बी टाइप का पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है, क्लास बी टाइप का पुश पुल एम्पलीफायर। तो बस इस एम्पलीफायर के सर्किट को याद रखना था, सर्किट केवल याद रहेगी आपको तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, बस ये आपको बताना। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो आप सभी को याद भी हो गया होगा अभी तक, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, एक्सएल इक्वल टू एक्सी जहां पे आप करेंगे तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। यही कंडीशन तो होती है रेजोनेंस की, अनुनाद की, अनुनाद, अनुनाद की अवस्था। ठीक है, तो यहां से एक्सएल की यदि मैं वैल्यू लिखना चाहूं यहाँ पे, तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाता है यार, 2, एक्सएल की वैल्यू हो जाती है आपकी ओमेगा इंटू एल। ठीक है, और एक्सी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई एफ इंटू एल, और इसको क्या लिख दूं, इसको लिख दूं 2 पाई एफ इंटू सी। ठीक है, अब देखो इन दोनों को यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एफ स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, एफ स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, और ये यदि मैं यहाँ पे लेके जाऊं तो ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ एफ स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई रूट में एलसी। आप कहोगे सर रूट में एलसी आपने क्यों लिखा, क्योंकि एफ और एफ दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एफ स्क्वायर बनाएंगे, इसलिए ये एल और सी जो है ये दोनों रूट में चले जाएंगे। तो सर आपने फिर 2 पाई क्यों लिख दिया, क्योंकि दो तो 2 पाई है, दो है, एक ये है और एक ये है। तो किसी भी स्क्वायर रूट में यदि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसको जब बाहर लेके आएंगे तो कितना बनेगा, केवल और केवल 2 ही तो बनेगा। तो यहाँ से हमने 2 पाई लिख दिया और रूट में एल से लिख दिया, जो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखें,
सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या होती है? सिलिकॉन के संचालन के लिए ये न्यूनतम वोल्टेज की बात किया है, तो सिलिकॉन संचालन के लिए कितना होता है वोल्टेज भाई? 0.7 वोल्ट, ठीक है। और जर्मेनियम के संचालन के लिए कितना होगा? 0.2 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट। किसके लिए होगा? ये होगा हमारा जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम के लिए। और ये किसके लिए है? ये है आपके सिलिकॉन के लिए, ठीक है। तो ये दो आपके सेमीकंडक्टर है जिनका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डायोड्स बनाने में। तो इन दोनों की वैल्यू को याद रखना है आपको। यहाँ पे सी एकदम राइट आंसर है इसके लिए, ठीक है। चल देखिए आगे, क्रमशः 4 रंग बैंड लाल, बैगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या है? हमने आपको इससे पहले वाले मतलब थर्ड सेमेस्टर में ही मैं आपको कलर कोडिंग बता दिया, ठीक है। कलर कोडिंग मैं आपको थर्ड सेमेस्टर में ही बता दिया, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार और आपको थोड़ा सा कलर कोडिंग बता देता हूँ। देखो इसको याद करने का छोटा सा ट्रिक था, बी 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 रॉय, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका कलर कोडिंग, ठीक है। ये हो गया आपका कलर कोडिंग। बाकी अब मल्टीप्लायर यदि आप लिखना चाहें तो मल्टीप्लायर यहाँ पे 10 की घात में जुड़ जाता है। ये 10 की पावर 0 है, ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, यहाँ पे 10 की पावर 6, 10 की पावर यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 8, ये हो जाएगा 10 की पावर 9। एक सिल्वर और गोल्ड होता है, सिल्वर और गोल्ड का टॉलरेंस केवल लिख लिया जाता है 5% और 10%, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड दिया है तो गोल्ड का हम लोग 5% ले लेंगे, ठीक। चल देखो कलर कोडिंग यहाँ पे कर लीजिए। 4 रंग बैंड लाल, बैगनी, नारंगी और सोना। क्या दिया हुआ? सबसे पहले तो लाल दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले लाल दिया हुआ तो लाल कहाँ पे आएगा? रेड, रेड ये है ना, तो हमने लिख लिया 2, ठीक है। 4 बैंड रेजिस्टेंस में जो शुरू के 2 रेजिस्टेंस होते हैं, शुरू के 2 रेजिस्टेंस सीधे सीधे वैल्यू को दिखाते हैं। जो शुरू के 2 कलर कोडिंग होते हैं वो उसका मान रेजिस्टेंस के वैल्यू को दिखाता है। तो ये हमको यार लाल, इसके बाद फिर हमने ले लिया बैगनी, बैगनी, बैगनी बोले तो वायलेट, बैगनी बोले तो वायलेट, ठीक है। तो हमने वायलेट ले लिया, 2 और 7 हो गया। फिर आपको क्या बोला यहाँ पे? ये है नारंगी। इसमें तीसरा जो कलर कोडिंग होता है वो किसको दिखाता है? वो मल्टीप्लायर की वैल्यू को दिखाता है। तो मल्टीप्लायर कौन सा है भाई? नारंगी, नारंगी बोले तो ऑरेंज, ऑरेंज यहाँ पे बोला होगा ना कहीं पे, देखो ऑरेंज ये है। तो 27 गुणे 10 की पावर 3, 27 गुणे 10 की पावर 3। फिर सोना बोला है ना, सोना का प्लस माइनस 5% कर लो, प्लस माइनस 5%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 27,000, ठीक है। 27,000 प्लस माइनस 5%, 27,000 प्लस माइनस 5%। अब 27,000 का प्लस माइनस 5% निकाल लो। प्लस माइनस 5% जब निकालोगे आप तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी उस समय? इसमें एक बार इसका 5% निकाल, जैसे देखो ये 27,000 है ना, 27,000 का 5/100 कर लो। यहाँ पे 0 0 0 0, ये 2 5 0 0, 5 7 35, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 1350 इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो उस समय आएगा हमारा ये वैल्यू, कहाँ गया ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 65 0 से लेके 38 38 35 0 ओम, ठीक है। ये वैल्यू जब इसमें जोड़ेंगे तो इतना आएगी, घटाएंगे तो इतना आएगा, ठीक है। 1350 वाली वैल्यू जो। चल आगे बढ़े। सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर बैरियर वोल्टेज? बैरियर वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज का बात पूछा आपसे कि बैरियर वोल्टेज इज मोर इन सिलिकॉन मटेरियल। तो व्हाट इज द रीजन? देखो इसका हिंदी कुछ गड़बड़ लिख दिया है ना, हिंदी इसका कुछ गड़बड़ लिख दिया है। क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द रीजन फॉर बैरियर वोल्टेज इज मोर इन सिलिकॉन मटेरियल। सिलिकॉन मटेरियल में बैरियर वोल्टेज अधिक होने का कारण क्या है? बैरियर वोल्टेज क्यों अधिक होता है सिलिकॉन में जर्मेनियम की तुलना?
में, ठीक है। जर्मेनियम की तुलना में यहाँ पे क्यों अधिक होता है? क्योंकि जो हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन में एटॉमिक नंबर कम होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर केवल 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। जबकि जर्मेनियम का कितना हो जाता है? 32, है ना। इस वजह से यहाँ पे इसमें बैरियर वोल्टेज अधिक देखने को मिलता है सिलिकॉन वाले सेमीकंडक्टर में। चल आगे बढ़े। रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है? चौड़ी बाधा का कारण क्या है? देखो ये बोला है यहाँ पे रिवर्स बायस। पहले तो रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस थोड़ा सा समझ लो, फिर आपको तुरंत ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या बनेगा। देखो मैं बोला कि एक डायोड बनाने के लिए पी टाइप और एन टाइप दो तरह के सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है, ठीक है सर। यूज किया जाता है तो हमने ले लिया दो सेमीकंडक्टर। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो इसमें क्या होगा? ये कंडीशन हमारी बन जाएगी फॉरवर्ड कंडीशन, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है सर। ये बात हम समझ गए। इसमें करंट किधर से किधर को बहेगी? तो इसमें करंट इधर से इधर को बहेगी, ठीक है सर। मान लिया हमने, आपने बोल दिया हमने मान लिया, मान लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो रिवर्स बायस का कंडीशन क्या बनेगा? तो रिवर्स बायस का कंडीशन ये बनेगा कि जब हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े तो वो बन जाता है हमारा रिवर्स बायसिंग। वो क्या बन जाता है? हमारा रिवर्स बायसिंग बन जाता है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे कंडीशन, अब ये मामला गड़बड़ हो गया। अब यहाँ होगा क्या कि ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। आप जानते हो कि जो हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, मतलब यहाँ पे निगेटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है कि जब यहाँ पे सप्लाई दी जाती है या सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है डायोड को, तो ये इसकी वैल्यू अधिक होती है, इसकी वैल्यू अधिक होती है। तो जब ये जाता है यहाँ से तो यहाँ से ये क्या करेगा? एक दबाव डालेगा इस पॉजिटिव चार्ज पे, इस पॉजिटिव चार्ज पे एक दबाव डालेगा, तभी जाके ये इस बैरियर पोटेंशियल को ब्रेक करता है, बैरियर को डिप्लेशन लेयर को पार करता है और पार करके आ जाता है एन वाले क्षेत्र में और यहाँ से फिर करंट को ऐसे फ्लो कराता है, ठीक है। तब ये करंट को ऐसे फ्लो कराता है, तो ये होता है आपका फॉरवर्ड बायसिंग का कंडीशन, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में क्या हुआ कि जो इस पे पॉजिटिव टर्मिनल है, जैसे ही ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा, जैसे ही ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ते हैं सारा का सारा पॉजिटिव कहाँ पे चलाएगा? यहाँ पे चलाएगा। और इसका जो निगेटिव है, ये जो निगेटिव है, निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज जैसे ही पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा ये तुरंत किधर चलाएगा? ये तुरंत इधर को चलाएगा। तो अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल बैरियर है, जो इसका विभव प्राचीर है, ये विभव प्राचीर और थोड़ा सा चौड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि इसका प्लस इधर की तरफ, इसका माइनस इधर की तरफ। तो भाई ऐसे समझो कि जैसे दो चीजों को एक साथ सटा के रखा गया, दोनों को यदि एक दूसरे की तरफ ऐसे खींचने लगो तो यहाँ पे तो भाई उसके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना। और जब दोनों को ऐसे दबा देंगे तो एक तरह से कहें कि उसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा फॉरवर्ड बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग में बैरियर की चौड़ाई, बैरियर की चौड़ाई क्या होती है? कम होती है, ठीक है। बैरियर की चौड़ाई कम होती है और रिवर्स बायस में इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, ठीक है, ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इसका इन दोनों डायोड पे जो भी आवेश है वो आवेश बैटरी के सिरों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आपूर्ति टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। देखो अट्रैक्ट होने लगते हैं, ये चीज कट गया शायद, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सप्लाई टर्मिनल। तो यहाँ पे डी एकदम राइट आंसर बन जाएगा इसके लिए। चलो आगे देखें। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर में कितने हम लोग डायोड यूज करते हैं? ये तो हमने आपको बताया था कि दो डायोड यूज करते हैं, D1 और D2, ठीक है। ये बात एकदम सही है सर, लेकिन यहाँ पे कोई लोड जुड़ा ही नहीं है। यहाँ पे सर्किट में हमको दिख रहा है कि सर
कोई भी लोड नहीं है, लोड नहीं है। यदि लोड ही नहीं है तो क्या उस पे कोई आउटपुट मिलेगा? जब लोड ही आपने कनेक्ट नहीं किया तो कहां से आउटपुट ले लोगे भाई? यहाँ पे तो कोई आउटपुट नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे कोई लोड ही नहीं कनेक्ट है। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे इसके लिए एकदम सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पार्क्स को हटाने में सक्षम है? वोल्टेज स्पार्क्स को हटाने में इसमें से कौन सी ऐसी फिल्टर सर्किट है जो सक्षम है? ठीक है, तो देखो वोल्टेज स्पाइक्स क्या होता है पहले तो ये समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि ये वर्ड आपको नहीं समझ में आएगा कि सर स्पाइक्स क्या होता है, स्पाइक्स क्या चीज है, थोड़ा ये तो बता दीजिए। आंसर तो आप बता ही दोगे, लेकिन स्पाइक्स भी थोड़ा सा बता। चलो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ स्पाइक्स। देखो ये आपका हो गया साइनोसोडल वेव, ये हो गया आपका साइनोसोडल वेव। तो ये आपको दिख रहा होगा कि सर एकदम स्मूथ तरीके से चल रहा है ना, एकदम स्मूथ तरीके से चल रहा है। इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कहीं अचानक से बढ़ा है कहीं अचानक से कम हुआ है, ऐसा कहीं पे भी नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये एक सर्किट एक और मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ और उसको देख के थोड़ा सा बताओ कि क्या इसमें कहीं पे उतार चढ़ाव हुआ है? इसमें कहीं पे उतार चढ़ाव हुआ है? रुक जाओ रुक जाओ। देखो इसकी भी इसकी बात, सॉरी यार, ये भी पूरा एक साइन वेव ही है। लेकिन अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि सर कहीं कहीं पे इसका एक कान इसे खड़ा कर दिए आप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इसका मतलब ये है, यही चीज क्या दर्शाता है, यही चीज दर्शाता है आपके स्पाइक्स को, स्पाइक्स को। ठीक है, स्पाइक्स मतलब कि जो हमारी साइनोसोडल वेव है, साइनोसोडल वेव में कहीं कहीं पे या फिर ऐसे कहिए कि कुछ देर के लिए एकदम तात्क्षणिक मान के लिए ही, तात्क्षणिक समय के लिए वोल्टेज और करंट का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अचानक से, फिर कम भी हो जाता है, तो वही कहलाता है हमारा स्पाइक्स। वही क्या कहलाता है? स्पाइक्स। और इस चीज को कंट्रोल में लाने के लिए हम लोग आपका कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं या कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे एलिमेंट यूज करते हैं जो कह सकते हैं कि एनर्जी का एब्जॉर्बर हो, एनर्जी का क्या हो? एब्जॉर्बर हो। अब वो कौन सा का होता है? हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर में आप लोग जानते हैं कि थोड़ा थोड़ा गुण होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का, है ना। तो ये हमारा एल और सी फिल्टर यूज किया जाता है स्पाइक्स को रिड्यूस करने के लिए या स्पाइक्स को सर्किट में कम करने के लिए। ठीक है, तो ये एल सी फिल्टर एकदम राइट आंसर बनेगा इसके लिए। चलिए देखते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन कि ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? उन्नत संस्करण, उन्नत संस्करण कहिए या फिर कहिए कि एडवांस वर्जन। एडवांस वर्जन कौन सा है? तो वो एडवांस वर्जन का ट्रांजिस्टर है हमारा आईजीबीटी। कौन सा है भाई? आईजीबीटी। आईजीबीटी यहाँ पे एकदम लास्ट में दिया हुआ है। आईजीबीटी के बारे में हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया। चलिए पहले सबका मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, फिर आईजीबीटी के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। एफईटी का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। ठीक है, यूजेटी का फुल फॉर्म यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। एससीआर का फुल फॉर्म सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, आईजीबीटी का इंसुलेटेड गेट, इंसुलेटेड गेट बेस ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर। अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको आईजीबीटी के बारे में फिर से एक बार रिकॉल करा दूं आपको। आईजीबीटी ये रहा आपका आईजीबीटी, है ना।
ये रहा आपका IGBT। देखिए IGBT का ये आपका सर्किट था, ये आपका IGBT का सर्किट था, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका गेट, ठीक है, एक होता है आपका एमीटर और एक होता है आपका कलेक्टर। ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया आपका एमीटर, ठीक है, और ये हो गया आपका गेट। तो ये इसके 3 टर्मिनल है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे आप लिख रहे हैं, गेट, एमीटर, कलेक्टर, ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। अभी समझ में आ जाएगा। देखो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रांजिस्टर लेते हैं, ट्रांजिस्टर, और फिर आपका लेते हैं SCR। SCR और ट्रांजिस्टर, SCR और ट्रांजिस्टर, इन दोनों को मिला के तब फिर हमारा बनाया जाता है IGBT। इसीलिए इसको बोला जाता है एडवांस वर्जन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एडवांस वर्जन, ठीक है। क्योंकि SCR ऑलरेडी हमारा एक तरह से एडवांस था। अब इन दोनों को जैसे नहीं, अरे जैसे दो चीजों को मिला के एक नया चीज बनाया जाता है, उसको उसी को तो बोला जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड करने के लिए दो एक ही तरह के दो चीजों का कह सकते हैं कि मेल कराया जाता है, तब जाके एक नया वर्जन निकलता है जिसको आप लोग हाइब्रिड कह देते हो। तो ये हो गया आपका IGBT। बाकी IGBT के बारे में हमने आपको पूरा बता दिया था। यहाँ पे IGBT का फुल फॉर्म क्या बताया था हमने, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर लिख लो। यहाँ पे बेस हमने लिख दिया था, ये बाइपोलर होता है, ठीक है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक। तो ये था आपका आज का जो भी क्वेश्चन था, वो बस यहीं पे लास्ट हुआ। फिर इससे आगे हम लोग नए लेक्चर में इसके आगे वाले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।